नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। सीधे कोलकाता से आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 2 चरण के चुनाव गुजर चुके हैं और अब गिने चुने कुछ घंटे बाकी हैं तीसरे चरण के समर के लिए। दीदी के सामने अपना दुर्ग द्वार बचाने की चुनौती है, क्योंकि 2016 में इन 3 जिलों की 31 सीटों पर जहां कल होना है मतदान, वहां पर टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दीदी के किले में लगातार सेंध लगाने की कोशिश में है और जीत के दावे कर रही है। किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोगों के मुद्दे क्या हैं, ये लगातार शंखनाद के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दीदी तीसरे चरण के इस मतदान में अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाएंगी, जैसा कि 2011 और 2016 में उन्होंने किया था, या फिर इस बार स्थिति बदल जाएगी। क्या होगा तीसरे चरण के इस समर में? कल होना है मतदान। अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ पश्चिम बंगाल का ये चुनाव इस वक्त देश के सामने यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन आज पूरे दिन पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ और इसके साथ ही कल होने वाले तीसरे चरण के मतदान में कौन पड़ेगा किस पर भारी, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तैयार है हावड़ा, तैयार है हुगली, तैयार है दक्षिण 24 परगना अपने मुस्तकबिल के निर्माण के लिए, अपने मतदान के लिए। तीसरे चरण का रण भीषण है। इस चरण में चुनाव जहां होने हैं वो ममता का गढ़ है, ममता का दुर्ग द्वार, जहां ममता की तूती बोलती है, जहां ममता का जलवा है। 2016 में टीएमसी ने तीसरे चरण की 31 सीटों में 29 सीटें जीती और 50.18% मत टीएमसी को मिले थे। सीपीएम ने 1 सीट जीती, सीपीएम को 22.45% मत मिले। कांग्रेस के हिस्से 1 सीट आई, कांग्रेस को 9.71% मत मिले। बीजेपी ने तीसरे चरण में 1 भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन बीजेपी को तीसरे चरण में 6.91% मत मिले। मगर टीएमसी का ये जलवा बरकरार रहेगा या नहीं, ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि ममता इस बार चुनौतियों से घिरी हुई है। पहली चुनौती उनके वो नेता हैं जो टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। ममता इस बात पर उन्हें कोस रही हैं। সম্মান করতাম, অনেক ভালোবাসতাম। আমি নিজে মা তারার একটা ছবি এঁকে দিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। আর আজ সেই গদ্দার মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকের দল আজ বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসছে আর বলছে 2014 সাল থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল, তার মানে ঘরে ঢুকে শীত কেটেছে। এদের থেকে বড় গদ্দার আর কেউ হতে পারে না, মনে রাখবেন। ममता के लिए दूसरी चुनौती है मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकना। ये चुनौती गंभीर भी है और बड़ी भी, क्योंकि 31 सीटों में से ज्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी के मैदान में उतर जाने के बाद दीदी का वोट यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी न कर जाएं ये पार्टियां, इसलिए बार बार दीदी इनको मनाने में लगी हुई हैं। आगे क्या होगा, ये सवाल बड़ा है। इसलिए ममता बनर्जी खुलेआम मंच से अपील करती दिखती हैं कि मुस्लिम मतदाता एक हो जाएं। সবাই মিলে থাকাটা, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপোষ মেলায় না ভাই ভাই। আজকে ইস্টার সানডে আছে। ममता के इस बयान को बीजेपी न सिर्फ चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन मानती है, बल्कि बीजेपी का मानना है कि सांप्रदायिक आधार पर भड़काने वाला ये अपराध है। पश्चिम बंगाल में वो लोग कि अभी तक बहुत बड़े बड़े अपने गोत्र बताते रहे, मंत्र करते रहे, वो अब कहने लगे हैं कि मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, वोट इधर उधर नहीं होने देना चाहिए, हमको जिताओ। तो ये प्योरली सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण है। ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, ये तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का क्लियर कट क्रिमिनल वायलेशन है। मुस्लिम वोटर्स इस इलाके में अहम भूमिका निभाने वाले हैं और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती तो होगी ही। ये अलग बात है कि ममता मंच से कह रही हैं कि वो बंगाल टाइगर हैं, हर हाल में जीतेंगी। কেন আমি তাকে ভুলে গিয়ে গুজরাটের লোক আমার শাসন করবে আর বাংলা দুটো গদ্দার
বাংলার দুটো গদ্দার বিজেপিকে দিয়ে দেশ শাসন করাবে, রাজ্য শাসন করাবে। আমরা মনে থাকতো 1 ইঞ্চি জমি আমরা ছাড়বো না, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বো না। আর মনে রাখবেন মা ভাই বোনেরা, আমিও কিন্তু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। আমার মা ভাই জন্ম দিয়েছে, বাংলার সব মাকে আমি সম্মান জানিয়ে বলি, যতক্ষণ থাকবে প্রাণ, যতক্ষণ থাকবে শ্বাস, যতক্ষণ থাকবে বিশ্বাস, বিজেপি জেনে রেখো আমি মানুষের পাহারাদার। মানুষকে কোনো ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না, আমি করতে দেব না। আমি একদম সুদিনে না থাকলেও। ममता दहाड़ रही हैं, मगर ममता के साथ अभिषेक बनर्जी की भी साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनकी संसदीय सीट डायमंड हार्बर के तहत आने वाली विधानसभा चुनाव पर वोटिंग होनी है। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी की राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता है। दूसरे चरण में जहां ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा थी, तो तीसरे चरण में अभिषेक बनर्जी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अभिषेक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाली तमाम विधानसभा सीटों को बचा पाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पूरा दमखम झोंक दिया है। बीजेपी को भले ही 2016 में यहाँ सिर्फ 2 सीटें मिली हों, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ इतिहास रच दिया था। जिस बीजेपी को 2016 के लोकसभा चुनाव में 7% से भी कम वोट मिला था, उसी बीजेपी ने 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में यहाँ करीब 37% वोट हासिल कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बीजेपी का हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही ये भरोसा भी जगाया कि ममता को उनके गढ़ में हराया जा सकता है। इसीलिए बीजेपी नेता बार बार कह रहे हैं कि इस बार ममता हार रही है। लेकिन टीएमसी के नेता भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी हारेगी और ममता बनर्जी सीएम बनेंगी। बंगाल में दीदी ही सीएम बनेंगी और ये 2 मई के बाद सब जो कुछ भी कह रहे हैं अभी उनको भी समझ में आ जाएगा कि 2 मई के बाद रिजल्ट आउट हो जाएगा। नंदीग्राम में दीदी जीतेगी और बंगाल में दीदी ही चीफ मिनिस्टर बनेगी। जो भी हो, गिने गिने कुछ घंटे बचे हैं जब तीसरे चरण का मतदान होगा और जनता तय करेगी कि इस बार ममता का गढ़ बचेगा या ढहेगा। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के इस भीषण रण को जीतने के लिए नेता साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच जहां हिंसा का दौर जारी है, तो वहीं बड़े बड़े नेता बदजुबानी पर उतर आए हैं। ताजा मामला ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की थी, और आज तो उन्होंने सीधे सीधे पीएम और होम मिनिस्टर को गद्दार तक कह दिया। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि ममता दीदी आखिर इस तरह के शब्दों का, इस तरह की बदजुबानी क्यों कर रही हैं, और इसके जरिए मतदाताओं के बीच वो कैसा असर डाल पाएंगी। देखिए। ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী ও দিদি पहले तेवर, फिर तीखा प्रहार और अंत में ऐसा वार कि ममता बनर्जी इशारों में पीएम मोदी और अमित शाह को ही गद्दार कहने लगी। নন্দীগ্রামে ভোটের আগের দিন অনেক অত্যাচার করে, আমি সেই জন্য ওখানে বসেছিলাম। মনে রাখবেন, অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য। অত্যাচারী দল এই বিজেপি, সন্ত্রাসী দল এই বিজেপি, দাঙ্গাবাজ দল এই বিজেপি, ধান্দাবাজ দল এই বিজেপি, রক্ত পিশাচী দল এই বিজেপি, গ্যাসের দাম বাড়ানোর দল বিজেপি, সব কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার দল বিজেপি, মানুষ হত্যা করার দল বিজেপি, বাংলাকে ভাগ করে দেওয়ার দল বিজেপি। কেন আমি বাংলাকে ভুলে গিয়ে গুজরাটের লোক আমায় শাসন করবে? আর বাংলার দুটো গদ্দার बीजेपी के लिए देश शासन करावे। हुगली की जनसभा में ममता बनर्जी बोलने पहुंची तो आज उनका अंदाज कुछ जुदा था और जुबान पहले से कहीं ज्यादा तल्ख। इसी तल्खी के बीच ममता बनर्जी ने मजहब की बात की, जात पर सफाई दी, दंगों का जिक्र किया और बंगाल में बंटवारे की राजनीति का सारा ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ दिया। आगामी दिन खेलार माठे खेलते হবে, খেলতে খেলতে বিজেপিকে খালি করতে হবে, মাঠ খালি করতে হবে, পরাস্ত করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার
चुनावी टक्कर के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है, दीदी आखिर ऐसी बोली बोलने के लिए मजबूर क्यों है? बीजेपी की सधी हुई रणनीति और धुआंधार प्रचार के कारण दीदी बदजुबानी के स्तर पर उतर आई हैं, या फिर 2 चरणों में ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि जो वो अचीव करना चाहती थी उस स्थिति में टीएमसी अभी नहीं है, इस वजह से ममता बनर्जी अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। इस बदजुबानी के पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये भी अपने आप में बंगाल में बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में विवादित और शर्मनाक बयानों का सिलसिला ममता बनर्जी से ही नहीं शुरू होता। प्रदेश में चुनावी रंग चढ़ने के साथ ही कई नेताओं की बोलियां सीमाओं को लांघने लगी थी। किसी की जुबान यूं बेलगाम हुई कि 4-4 पाकिस्तान बनाने की बात कहने लगा, तो कोई ममता बनर्जी को धर्म बदलने की नसीहत देता नजर आया। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয় 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের উপরে কাজ করতে পারো। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है कन्वर्टेड, जो दूसरे धर्म से कन्वर्ट होके आता है वो इस कलमा को पढ़ता है। तो ममता बनर्जी घोषित कर दें कि वो हिंदू धर्म छोड़कर फिर इस्लाम धर्म को ग्रहण कर रही है। कुछ दिन पहले तो ममता बनर्जी के प्लास्टर पर दिलीप घोष ने टिप्पणी कर शर्मनाक बयान की सारी हदें पार कर दी थी और इस पर जबरदस्त सियासी संग्राम भी छिड़ा था। প্যান্ডেল বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন, শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখি। যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। विवादित बयान और बोली को लेकर बंगाल की राजनीति के ताजे विवाद में टीएमसी पीएम मोदी का नाम भी ले आई है और सवाल उठाया है मोदी के दीदी बोलने के अंदाज को लेकर। दीदी, ओ दीदी, 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 ओ दीदी, 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 ओ दीदी। बहरहाल विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल का सियासी ताप ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, उसे देखते हुए बदजुबानी का ये सिलसिला जल्द थमता नजर नहीं आ रहा है। आज तक ब्यूरो। अब से कुछ देर पहले कोलकाता में तेज जोरदार बारिश हुई है, लेकिन यहाँ का तापमान जैसे जैसे चुनाव चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी ने सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी के कार्यकर्ताओं उम्मीदवारों के पक्ष में जहां उतार दिया है मैदान में, ताकि वो बीजेपी का झंडा यहां पर बुलंद कर सके, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की ओर से चुनावी मैदान में आज उतर गई हैं जया बच्चन और उनकी ओर से जमकर धुआंधार प्रचार किया गया। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की ये लड़ाई अब फिल्मी हो चली है। पहले प्रत्याशी बनाने की होड़ और अब प्रचार में स्टार वार। बंगाल चुनाव में सियासत के साथ फिल्मी सितारों का रंग भी तेजी से चढ़ता जा रहा है। सितारों के इस प्रचार के जरिए कोशिश है चुनावों में मतदाताओं को लुभाने की, और इस कड़ी में सबसे नया चेहरा है जया बच्चन का। जया बच्चन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए प्रचार के लिए कोलकाता पहुंची और ममता को फिर सीएम बनाकर बंगाल के विकास की अपील की। उन्नति হবে, আরো উন্নতি হবে, আরো বেশি বেশি উন্নতি হবে যদি মমতা ব্যানার্জি এখানকার মুখ্যমন্ত্রী হবে। এইটা আমি জানি डेफिनेटली। जया बच्चन ने बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के गढ़ टॉलीगंज में रोड शो कर प्रचार किया, जहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया है, और आज उनके प्रचार के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टॉलीगंज में रोड शो किया। उधर बाबुल सुप्रियो दावा कर रहे हैं कि जया बच्चन अपने प्रचार में उनके खिलाफ नहीं बोलेंगी। जो अरूप विश्वास की जो डिसऑनेस्टी है, जो उनकी छवि है, ये अगर इसके बारे में अगर जया जी को पता होता तो जया जी बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के स्ट्रेट स्पीकिंग पर्सनालिटी है, तो वो
किसी भी हालत में अरूप विश्वास के लिए कैंपेन नहीं करती है, लेकिन कर रही है, ये मुझे कोई इससे हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज आप देख लेना, तृणमूल को जिताने के लिए वो कहेंगे, बीजेपी के खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन बाबुल सुप्रियो के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में कई सितारों को टिकट दिया है, लेकिन सितारों पर बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी में शामिल कराकर खेला और उन्हें चुनाव प्रचार में बड़ा चेहरा बना दिया। कुछ लोग जया बच्चन के चुनाव प्रचार में उतरने को मिथुन चक्रवर्ती के जवाब के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष मिथुन और जया बच्चन की तुलना को ही गलत मानते हैं। কারো পাল্টা কিছু না, মিঠুন দা বম্বেতে রাজ করলেও বাংলায় তার একটা পা ছিল। গত কয়েক বছর ধরে বাংলাতে এসে টিভি প্রোগ্রাম থেকে, শো থেকে আরম্ভ করে সিনেমা সব করছেন। আর আমরা দেখলাম মিঠুন দা নামার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে কি উন্মাদনা। শুধু তাই নয়, আমি অবাক হয়ে গেছি। 70 বছর পার করেছেন বয়স, অতি সম্প্রতি তার অপারেশন হয়েছে, অসুস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু সকাল 9টা থেকে যেভাবে দাপিয়ে প্রচার করছিলেন টেম্পারেচারে, এটা মিঠুন চক্রবর্তী পারে। दिलीप घोष ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जया बच्चन को बंगाल के मुद्दों की समझ ही कितनी है। ঠিক আছে, জয়া বচ্চনের সঙ্গে আজকের প্রজন্মের কি সম্পর্ক আছে বাংলায়? কজন তার নাম জানেন ঠিক করে? উনি সমাজবাদী পার্টিতে এমপি হিসাবে রাজ্যসভায় গেছেন, এটা ঠিকই এক সময় বাংলার মেয়ে হিসাবে উনি অভিনয় করেছেন, তাকে ভালোবাসতেন, কিন্তু আজকে কোথায় আছে? বাংলার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে? বাংলার কি সমস্যা নিয়ে কোনো কিছু। पश्चिम बंगाल में अभी 5 दौर का चुनाव प्रचार बाकी है और यहाँ जिस तरह सियासी सितारों की एंट्री हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी चेहरे बंगाल में उम्मीदवारों की जीत का अपील करते नजर आएंगे। आज तक ब्यूरो। तो बॉलीवुड के दिग्गज अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए बंगाल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टॉलीवुड के दिग्गजों को भी दोनों ही पार्टियों में बड़ी तादाद में मैदान में उतारा है ताकि यहां की बाजी को जीता जा सके। कुल मिलाकर ये रण अपने आप में भीषण तो है ही, लेकिन अपने आप में दिलचस्प कहानियों को भी समेटते हुए चला जा रहे हैं। सबके बीच आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की ओर से प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। तीसरे चरण का कल रण है, चौथे चरण के लिए 10 तारीख को वोटिंग होगी। ऐसे में एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे खास बातचीत की है मेरी सहयोगी पौलमी साहा ने। सुनिए। हम इस वक्त टालीगंज में रोड शो पर हैं। भाजपा का रोड शो है। टालीगंज के जो कैंडिडेट है भाजपा के बाबुल सुप्रियो के साथ आज जो भाजपा अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी भी है। सर, टालीगंज थोड़ा डिफिकल्ट सीट होगा, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि बाबुल सुप्रियो को अपना नुमाइंदा बनाकर टॉलीगंज का जो गौरव है उसको स्थापित करना है। और जो गौरव पिछले 10 सालों में टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था, उससे टॉलीगंज के लोग निजात पाना चाहते हैं। और एक तरफा आप देख रहे हैं क्या इंथुजियाज्म है। मैं चाहूंगा कि आपका कैमरा दिखाए कि किस तरीके से लोग पूरे हर्ष उल्लास के साथ इतनी धूप में और इतनी गर्मी में पूरी ताकत के साथ सड़कों पर आकर के बाबुल सुप्रियो का स्वागत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रहे हैं। ये बताता है कि टॉलीगंज ने अपना निर्णय दे दिया है और चुनाव में बाबुल सुप्रियो और भारतीय जनता पार्टी को जीत निश्चित है। सर, दक्षिण 24 परगना में हम हैं, ये टीएमसी का बैस्टियन माना जाता है। थर्ड फेज से आपको लग रहा है कि असली मुकाबला शुरू हो रहा है, अब चैलेंज शुरू हुआ? ऐसा है कि जब आपने कहा कि अब चैलेंज शुरू हुआ, इसका मतलब कॉलोनी की 2 फेजेज में तो हम निकल गए आगे। अब जो थर्ड की बात है, बैस्टियन ही समाप्त, पूरे बंगाल से ये बैस्टियन समाप्त है। ममता खेल शेष हो गए, एकदम खत्म हो गया है, शेष हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का उदय तय है। अच्छा सर, ये जो ऑडियो टेप्स, कुछ अनवेरिफाइड ऑडियो टेप्स आए हैं अभिषेक बैनर्जी को लेकर, वो तो कह रहे हैं कि ऑथेंटिकेट कर नहीं सकते टेप्स को, आपका क्या कहना है? देखिए, ऑथेंटिकेट करें ना करें, जैसी करनी वैसी भरनी, और सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये अब जितनी भी बनावटी करना है कर लें, लेकिन हम लोगों ने तो पहले कहा सिंडिकेट राज और जनता ने कबूल किया है। हमने कहा टोलाबाजी, जनता ने कबूल किया। हमने कहा अम्फान में भ्रष्टाचार हुआ,
हाई कोर्ट ने कबूल किया, सुप्रीम कोर्ट दौड़ के गई। हमने कहा भ्रष्टाचार हुआ है, जो मोदी जी ने अनाज भेजा टीएमसी के घरों से निकला। ममता जी ने कहा कट मनी वापस करो। अब लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट वापस करो, हम बीजेपी को देना चाहते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल किए हैं पीएम ने, उनका कहना है कि एक महिला के खिलाफ ये उनकी बेइज्जती करना हो। ममता जी अगर संस्कृति की बात करें तो शर्म आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जो शब्द बोले हैं वह आपत्तिजनक है। जो शब्द उन्होंने गृह मंत्री को बोले वो अति आपत्तिजनक हैं, और जो प्रधानमंत्री को बोले वो अति आपत्तिजनक है। और मुझ पर तो अलंकारों की बौछार हुई है। तो ये संस्कृति वाले लोग हमको संस्कृति समझाएं, ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे बराबर की बात है। दूसरी बात, और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने इतने आदर सूचक तरीके से दीदी को, और दीदी सुनती कम है इसलिए उनको याद दिलाया कि दीदी मैं कुछ बोलना चाहता हूं। इससे ज्यादा आदर भारत का प्रधानमंत्री और क्या दे सकता है। लेकिन अ बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। जिन लोगों को हार निश्चित दिखती है वो ऐसे ही बहाने लगाकर बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर संबोधित करते हैं, जिसके बाद जनता में अलग तरह का जोश दिखता है। लेकिन आपको बता दें, टीएमसी इसी बात को लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह रही है कि ये तंज महिलाओं का, पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है, और इसको लेकर भी अब आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री के दीदी बोलने का ये स्टाइल टीएमसी को बिल्कुल रास नहीं आया। पार्टी के नेता भड़क गए। कोलकाता में महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की शैली की नकल उतारी और समझाया कि आखिर क्यों पीएम की ये शैली गलत है। আমার পাশে শশীদি বসে আছেন, আমি ওনাকে বলছি বা কোথাও গিয়ে বললাম, শশীদি আপনি কেন এটা করেননি? ঠিক আছে, এবার যদি আমি বলি শশীদি, ও শশীদি আপনি কেন এটা করেননি? আপনার তো এটা করা উচিত হয়নি। ও শশীদি, আপনারা বলুন ডিফারেন্স আছে কিনা? टीएमसी ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री महिला मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रदेश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए जिस टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी उम्मीद प्रधानमंत्री से हरगिज नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं, और कहते हैं, दोबारा मुझे कहने में भी शर्म होती है, जिस तरीके से, जिस अंदाज में दीदी, ओ दीदी, जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। दीदी वो शब्द है जो बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पहचान है। बंगाल में ममता दीदी के नाम से ही पुकारी जाती है, लेकिन जब पीएम मोदी उसी शब्द और सम्मान को व्यंग वाक्य में लपेटकर ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओ दीदी, तो टीएमसी को ये अपमान लगता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे सड़क छाप भाषा कहा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, पीएम का ये टोन ममता के साथ बंगाल की महिलाओं का अपमान है। तो बीजेपी ने पलटवार किया, कहा टीएमसी अपना आपा खो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी इज्जत के साथ बहन को आदर सूचक ढंग से ही कहा है, लेकिन टीएमसी अपना आपा खो बैठी है। टीएमसी हैज लॉस्ट द मेंटल बैलेंस, और वह अपना आपा खोने के साथ साथ क्या इशू उठाना, क्या नहीं उठाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, इसमें विवेक बहुत कम रह गया है। बीजेपी की बढ़ती ताकत से बेचैन ममता ने घरेलू और बाहरी का ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट बेहद मुश्किल है।
अपनी पहचान, संस्कृति और अस्मिता को लेकर पश्चिम बंगाल के लोग बेहद सजग और संवेदनशील हैं। वहीं बीजेपी बार बार बंगाल की जनता को ये याद दिला रही है कि उनकी पार्टी की स्थापना एक बंगाली यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। वैसे ये अपमान बनाम सम्मान की लड़ाई तीसरे चरण से किसे फायदा पहुंचाएगी और किसके हाथ हताशा लगेगी, ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। शंखनाद आप देख रहे थे कोलकाता से, देखते रहिए आज तक।